हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी को रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है। व्हाई डज अ बॉडी नीड टू गो इनटू दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो वो पढ़ेंगे, दूसरा सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या क्या होता है, एंड देन माइटोसिस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थ्री टॉपिक्स टुडे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है कि नए सेल्स की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें बॉडी में नए सेल क्यों चाहिए। एक बार आपकी बॉडी बन गई है, इट इज़ देयर, देन व्हाई डू यू नीड टू हैव मोर सेल्स। तो वो क्या है कि आपकी बॉडी को ग्रो करना है, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है हर ऑर्गेनिज्म। तो जब वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन करना है उसको, तो वो कैसे अटेन करेगा, वो सेल ही एनलार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक सिंगल सेल है वही एनलार्ज होता चला गया और पूरी बॉडी बन गई। नो, इट हैज़ टू हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। तो इसके लिए वो सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, दे डिवाइड एंड दे फर्दर डिवाइड एंड दे फॉर्म a cluster of cells which leads to formation of tissues and then organ and organ system, and that makes up a total organism. So cell divides repeatedly to form a cluster of cells which start shaping for different functions to form tissues and organs. तो tissues और organs की formation के लिए cells की growth ज़रूरी है, cells की division ज़रूरी है, इसीलिए हमारी body size में grow करेगी जब हमारे cell divide होंगे। Second है फॉर रिप्लेसमेंट। जब हमारी बॉडी, वी आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, हम हों चाहे प्लांट्स हों या कोई भी एनिमल है, तो हम अपने एनवायरनमेंट से डेली डील करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, मौसम का फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे। सो देयर इज़ ऑलवेज अ वेयर एंड टेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। इनफैक्ट आपकी सारी अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस कंड्यूसिव भी रहें, इफ़ दे आर फेवरेबल, देन ऑल्सो यू विल हैव टू रिप्लेस योर बॉडी सेल्स वंस एवरी वाइल। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं नए सेल्स से, सो दैट आर ग्रोथ कंटिन्यूज प्रॉपरली। सो दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फॉर्म थ्रू डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल्स इन द बोन मैरो। ये आरबीसीज की बात हो रही है कि आरबीसीज बोन मैरो में बनते हैं। और प्लांट्स में क्या होता है, जो पुराने जो सेल्स होते हैं, जैसे पुरानी पत्तियां हैं या फ्लावर्स हैं, दे जस्ट फॉल ऑफ, दे श्रिवल, दे ड्राई एंड दे फॉल ऑफ, और फिर नई पत्तियां, नई लीव्स उसकी जगह ग्रो करती हैं, न्यू फ्लावर्स ग्रो करते हैं। तो रिप्लेसमेंट के लिए कि हमारे पुराने जो टिश्यूज़ हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, सेल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए हमें नए सेल्स चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव सेल डिविजन। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो हमें उसको रिपेयर, हम बीमार भी हो सकते हैं तब भी हमारे सेल्स से WBCs फाइट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी को कोई अटैक कर रहा है, कोई एक्सटर्नल कोई भी सेल हो सकता है, जो कि हम बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है, तो WBCs उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो WBCs की भी इंजरी होती है, वो भी ख़त्म होते हैं। तो हमारी बॉडी को सिंपली चोट लगती है, जैसे आपकी स्किन है, कहीं से कट लग जाता है, डैमेज हो जाता है, बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो जो वेयर एंड टेयर है उसको रिप्लेस करने के लिए भी वी नीड टू हैव न्यू टिश्यूज़। और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। एक्सीडेंटल हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है, उसके लिए हमारी बॉडी को जो है नए सेल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक और दे रखा है आपकी बुक में कि वन में गेट कट्स इन द स्किन और फ्रैक्चर इन द बोन, रिपेयर ऑफ सच इंजरीज इज अगेन थ्रू सेल्स विच डिवाइड, कवर अप द गैप्स एंड जॉइन द ब्रोकन एंड्स। आपको किसी भी तरह की चोट लगे, जो रिपेयर होती है बॉडी की, जो बॉडी हमें रिकवर करती है अपने आप को, वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के थ्रू ही होती है। अब ये आपके रिमेंबर में क्या दे रखा है कि इन सेल डिवीजन for growth, replacement and repair, the number of chromosomes remain the same at each division। मतलब ये जो तीन फंक्शन हो रहे हैं ना ग्रोथ के, ग्रोथ जो कि तीन तरह की हो रही है, रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए और सिंपल फिजिकल ग्रोथ के लिए, तो जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, इसका मतलब ये वाली जो डिवीजन है ये माइटोसिस कहलाती है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहे हैं और जो डॉटर सेल्स दो प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट अफेक्टेड। So this kind of division, which occurs in all the body cells except in the egg producing oocytes and sperm producing spermatocytes,
इज नोन एज माइटोसिस। तो ये वाली जो डिवीजन है ये हमारे सारे बॉडी सेल्स में होती है। बॉडी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो बॉडी सेल्स दे रखा है इसको हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, सोमैटिक सेल्स। सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी सेल्स का मतलब हो गया सोमैटिक सेल्स। तो हमारे सारी बॉडी सेल्स में जो ग्रोथ के लिए, जो प्रोसेस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉल इट माइटोसिस। और दूसरी जो प्रोसेस होती है जो सिर्फ जर्म सेल्स में होती है वो होती है मियोसिस। अब देखो फोर्थ नीड फॉर न्यू सेल्स, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या दे रखा है, फॉर रिप्रोडक्शन। अभी जो रिप्रोडक्शन वाली जो डिवीजन है इसको हम कहते हैं मियोसिस, ठीक है। जो सिर्फ ग्रोथ के लिए थी वो थी माइटोसिस, और जो रिप्रोडक्शन के लिए है दैट इज मियोसिस। तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अमीबा, बैक्टीरिया या फिर जो बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, सिंपल बाइफर्केशन हो जाती है, तो माइटोसिस के थ्रू ही उनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन जो हायर फॉर्म्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जब सेक्सुअल डिवीजन होती है या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो जो उनके सेल्स होते हैं they undergo a special kind of cell division which is known as meiosis, और उसकी हेल्प से स्पर्म्स और ओवम प्रोड्यूस होते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं पेरेंट्स के, वो आधे होके स्पर्म में जाते हैं और आधे होके एग में जाते हैं, ताकि जब उनमें फ्यूजन होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, जब वो दोनों कंबाइन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सही बनेंगे एक इंडिविजुअल के लिए। आपको ये टेबल दे रखी है, देखो जैसे बॉडी सेल्स में दे रखा, ह्यूमन बींग्स में दे रखा है कि मैन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर होते हैं, या हम इसको 2n लिख के बताते हैं कि 2n का मतलब ये हो गया, 2n का मतलब ये हो गया कि जो क्रोमोसोम सेट है वो पेयर में है। जैसे 23 क्रोमोसोम्स हैं तो 23n क्रोमोसोम्स हैं, और इनको इंटू 2 कर दिया तो आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में और 46 ही होते हैं फीमेल में। और जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो स्पर्म और ओवा होते हैं, उनमें 23 होते हैं, उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23, मतलब 23 होंगे फीमेल में और 23 होंगे मेल में। फीमेल का सिंबल क्या होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है और ये मेल का सिंबल होता है। तो ये जो स्पर्म है इसमें भी 23 होंगे, और जो ओवा है, ओवम है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ये सिंगल होते हैं, इसलिए हम इनको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हैं, वी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये n और n कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2n। मतलब ये जो नई प्रोजेनी बनती है उसमें दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके कंप्लीट 46 क्रोमोसोम्स का सेट बनाते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ डिप्लॉयड हो जाते हैं ये, मतलब 23 पेयर आ जाते हैं। अभी ये जो 23 सिंगल है इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। मतलब अभी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 होते हैं, और जब ये कंबाइन कर जाते हैं एक नई प्रोजेनी में, देन वी कॉल देम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब परफेक्ट सेट बन जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होती है कि जैसे कोई सेल डिवाइड हो रहा है या ग्रोथ हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होगा कि सेल ना ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, फिर रीडिवाइड करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली ग्रो होता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये प्रोसेस कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी। तो सेल साइकिल है क्या, बेसिकली डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। आप पहले जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये सेल है, ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाए, फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब अपने आप को इतना पोटेंशियल, इतना इसके अंदर पोटेंशियल हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इसके अंदर इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा कि दोबारा रीडिवाइड हो सके, तो ये दोबारा रीडिवाइड होगा। तो ऐसे फिर ये ग्रो करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब ये है कि साइज में तो इंक्रीज हो ही रहा है, इसके अलावा ये अपने अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे कर रहा है सो दैट इट कैन अगेन डिवाइड। तो ये इस तरीके से ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चलती रहती है और बॉडी हमारी ग्रो होती रहती है। सो व्हाट आर दे सेइंग, इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। अगर सेल डिवीजन की प्रोसेस में जा रहा है तो उसके पास एम्पल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मटेरियल होने चाहिए, ताकि वो डिवाइड हो सके और दोनों सेल्स में दोबारा से फिर से इक्वल नंबर ऑफ जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जा सके।
तो द सेल मस्ट ग्रो, सिंथेसाइज मटेरियल लाइक प्रोटीन्स, आरएनए एटसेट्रा एंड डुप्लीकेट इट डीएनए बिफोर फिजिकली स्प्लिटिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, उससे पहले उसके पास प्रोटीन सफिशिएंट होना चाहिए, आरएनए, डीएनए ये सब सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए ताकि वो अपने जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनको वो दे सके। तो cells perform these tasks in an organized predictable series of events which is called the cell cycle। तो सेल जो है हमारी नेचर जो है बहुत बैलेंस्ड है, तो दे डू इट इन अ वेरी वंडरफुल ऑर्गेनाइज सेट ऑफ मैनर एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? The cell cycle is a series of events that take place in a cell leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of the cell to produce 2 daughter cells। मतलब बहुत कुछ events हैं जो कि which occur and they lead to the duplication of DNA and ultimately the cell gives rise to 2 daughter cells। तो जो सेल साइकिल होती है वो मेनली 2 फेज की होती है। पहला होता है एक नॉन डिवाइडिंग फेज जिसमें कि सेल सिर्फ तैयारी कर रहा है डिवाइड होने की, सारा सामान इकट्ठा कर रहा है, that is known as interphase। दूसरा होता है a dividing phase which is known as the M phase or simply mitotic phase या mitosis, जिसमें कि सेल एक्चुअली डिवाइड होता है। तो ये आपको ये सेल साइकिल की फिगर दे रखी है, फिगर 2.8। इसमें देखो थ्योरी भी है बहुत सारी, लेकिन अभी हम फिगर देख लेते हैं कि मेजर पोर्शन जो है वो इंटरफेज है। देखो इंटरफेज जो है वो ये मेजर पोर्शन है और माइटोसिस ये है। तो इंटरफेज में क्या हो रहा है कि जो डॉटर सेल्स इंटरफेज में जो तैयारी हो रही है कि एक सेल है वो छोटा सा है और उसके पास साइटोप्लाज्म कम है, अब वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो इंटरफेज भी हम 3 फेज में स्टडी करते हैं। इंटरफेज को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक हो गया G1 फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज, दूसरा सिंथेटिक फेज और तीसरा G2 फेज या सेकेंड ग्रोथ फेज। तो आप ये देखो कि जो फर्स्ट ग्रोथ फेज है उसमें होता क्या है कि सारे के सारे जो भी उसके पास आरएनए और प्रोटीन्स थे वो सारे डुप्लीकेट होते हैं, वो और ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं, काफ़ी अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने 9th में ये पढ़ा होगा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अलावा जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है। विच ऑर्गेनेल्स आर देयर इन अ सेल except the nucleus which have their own DNA। So in plant cells you will say chloroplasts and mitochondria। chloroplast के पास अपना DNA होता है और mitochondria के पास अपना DNA होता है। तो plant cells में ऐसे 3 ऑर्गेनेल्स हो गए, एक तो न्यूक्लियस हो गया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट हो गया, तीसरे माइटोकॉन्ड्रिया जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और एनिमल सेल्स में सिर्फ 2, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रोथ फेज है या G1 फेज है उसमें आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, डीएनए भी सिंथेसाइज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डिवाइड होते हैं और वो भी अपने डीएनए उनका भी बनता है और वो भी उनकी ग्रोथ होती है। सेकेंड फेज जो आता है इसमें इंटरफेज में वो है सिंथेसिस फेज। इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती, इसमें और ज़्यादा डीएनए बनता है और क्रोमोसोम्स भी सिंथेसाइज होते रहते हैं। फिर जो सेकेंड ग्रोथ फेज है इसमें भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स ये सब, मतलब तीनों फेज में मेनली excess of RNA, DNA and proteins is produced so that the cell when it goes into the division phase, when it starts dividing, it doesn't fall short of any of these supplements। तो यह क्या कह रहे हैं कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं ये इंटरफेज में, अब इंटरफेज आ गया। इंटरफेज को पहले रेस्टिंग फेज बोलते थे, वो ये कहते थे कि ये रेस्टिंग फेज है सेल का, इसमें सेल में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन उस समय जब ये कहा जाता था तब हमारे पास इतनी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं थी, पहले रेस्टिंग फेज कहते थे। लेकिन अब जब इतना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो, तो हमने ये देखा कि सेल इज क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग इंटरफेज एंड इज सिंथेसाइजिंग मच मोर डीएनए का सिंथेसिस तो इसी समय हो रहा है ना। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो उसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तब वो जितना अमाउंट है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। लेकिन जो इतना सारा अमाउंट जो इकट्ठा होता है वो इंटरफेज के दौरान होता है, ड्यूरिंग इंटरफेज। सो इंटरफेज इटसेल्फ हैज 3 फेजेस। फर्स्ट ग्रोथ फेज जो कि हमने अभी यहाँ पे क्या बोला था, G1 फेज। उसके बाद सिंथेसिस फेज जिसको हम S फेज बोल रहे हैं और सेकेंड ग्रोथ फेज जिसको हम बोल रहे हैं G2 फेज।
तो अब इनके डिटेल्स आपकी बुक में दे रखी है। एक्चुअली ये जो सेलिना की बुक्स हैं दे आर वेरी वेरी गुड बुक्स, परफेक्ट बुक्स हैं, क्योंकि आपके आईसीएसई वाले कोई बुक को प्रिस्क्राइब नहीं करते, जैसे सीबीएसई में तो प्रिस्क्राइब होते हैं ना कि एनसीईआरटी की बुक्स चलेंगी, आईसीएसई में कोई ऐसी बुक्स प्रिस्क्राइब नहीं होती हैं। सो दीज आर एक्चुअली सप्लीमेंट्री बुक्स, लेकिन ये सेलिना की बुक से हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ परफेक्ट बुक, इसमें सारे डिटेल्स दे रखे हैं इन अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ मैनर कि आपको इतना डिटेल पढ़ना है वो दे रखा है। तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, यू शुड रेफर टू देम ओनली, इन्हीं बुक्स को पढ़ना चाहिए। सेलिना की बुक्स मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, चारों जो बुक्स हैं दे आर रियली वंडरफुल बुक्स। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज जिसको हम जीवन बोलते हैं उसमें क्या हो रहा है, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड और साइटोप्लाज्म जो है वो वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में डिवाइड करते हैं, इनके पास अपना डीएनए होता है और काफ़ी ज़्यादा ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेल के पास ये कह रहे हैं कि दो चॉइस हैं कि या तो जो सेल है वो ईदर विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल एंड एंटर अ रेस्टिंग फेज, या तो सेल ऐसा करे कि वो डिवीजन की प्रोसेस से हट जाए और अपने रेस्टिंग फेज में चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो। तो कई टिश्यूज ऐसे होते हैं ना जो कि वन टाइम ही सेल्स डिवाइड होते हैं, तो वो क्या होता है कि एक बार डिवाइड हो गए उसके बाद वो अपना काम करते रहते हैं, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर। या आपने प्लांट टिश्यूज में भी पढ़ा है, लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था आपने प्लांट टिश्यूज में कि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जाइलम फ्लोएम, दे आर परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दे डोंट डिवाइड, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि जो कुछ टिश्यूज होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, और बाकी जो होते हैं दे गो एंड बिकम स्पेशलाइज्ड एंड परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस। अब दूसरा फेज जो है दैट इज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है कि और ज़्यादा डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है और क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, यही सब हो रहा है। सेकेंड ग्रोथ फेज में भी यही होगा। सेकेंड ग्रोथ फेज थोड़ा छोटा होता है, इसमें आरएनए एंड प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड, बनते रहते हैं और आरएनए और प्रोटीन बनता है, और अब सेल जो है वो तैयार है कि वो सेल साइकिल में एंटर कर जाए। ये डायग्राम हमने देख लिया। अब ये आपको एक शॉर्ट में ये बताया है कि डीएनए की स्ट्रैंड कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। यह डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये आपके सिलेबस, इफ़ यू टेक बायो, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको एक रफ आइडिया दिया गया है कि कैसे बनती है। तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है एक्चुअली हम इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, वी कॉल इट डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्यों बोलते हैं कि डीएनए अपना एक रेप्लिका प्रोड्यूस करता है। रेप्लिका क्या होता है, हमारे जैसा एक और कोई स्ट्रक्चर। सो डीएनए प्रोड्यूसेस इट्स रेप्लिका, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो इसमें होता क्या है कि डीएनए हेलिक्स जो है, डबल हेलिक्स, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। एक हेलिक्स, ये जो बना हुआ है आपका स्ट्रैंड आप देख सकते हो, इट वाज लाइक दिस, है ना, ये दे रखे हैं, देखो एक स्ट्रैंड है ये वाली और एक स्ट्रैंड ये है दूसरी वाली, तो ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे एंटेंगल्ड हैं, तो इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एक तरफ से खुल जाता है, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी और फिर कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से ये दोनों अपने जैसे सेपरेट हो गई, और फिर ये अपनी अलग डीएनए स्ट्रैंड बनानी शुरू कर देगी और ये अपनी अलग। तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये अपनी अपनी दोबारा से स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देती हैं, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। So DNA double helix opens at one end, making the two strands free, to which new strands begin to form, and the process continues in a sequence for the whole length of DNA. ये DNA पूरा देखो यहाँ पे दे रखा है कि नई स्ट्रैंड बननी शुरू हो गई हैं। ये ओल्ड स्ट्रैंड थी पूरी, और इससे ये दो नई स्ट्रैंड बननी शुरू हो गई हैं, और ये प्रोसेस फिर चलती रहती है, डीएनए रेप्लिकेशन चलता रहता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, चलो ये सब हो गया। अब एक और क्वेश्चन आपकी बुक में पूछा गया है कि कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली, क्या ये सेल साइकिल हमेशा चलती रहती है सेल्स में कि एक सेल ने दो बनाए, दो ने चार, चार ऐसे। तो अगर ये ऐसे चलती रहेगी तो इसका मतलब तो फिर तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ लिमिटेड नहीं होगी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी ग्रो अप टू अ सर्टेन हाइट एंड देन वी स्टॉप ग्रोइंग। सो the cell cycle, if it goes on endlessly, that means we won't stop growing, we will always continue growing. लेकिन ऐसा नहीं है, depending on the location of the cell, the cell cycle का जो time duration है वो vary करता है। At some places it stops permanently, at some places temporarily, and at others still it is needed. मतलब ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है सारी सेल साइकिल के लिए
कई जगह पे ऐसा होता है कि एक बार सेल साइकिल होगी, इट स्टॉप्स, इट विल नॉट, द सेल्स विल नॉट बी फॉर्म्ड, नए सेल उस टिश्यू के नए सेल्स बनेंगे ही नहीं, जितने बन गए उतने से ही ऑर्गेनिज्म को पूरी जिंदगी चलानी पड़ेगी. ओके, देन एट सम अदर प्लेसेस इट स्टॉप्स फॉर जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टेम्पररी है, टेम्पररी स्टॉपेज है, उसके बाद जैसी नीड अराइज होगी इट विल अगेन स्टार्ट कंटिन्यूइंग. और कुछ में ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद सेल साइकिल दोबारा होती है. आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ रियली वंडरफुल बुक कि ब्रेन, और अब ये ध्यान से देखना कि ब्रेन और जो अदर नर्व सेल्स हैं, एक बार जब ये बन जाते हैं तब ये कभी भी नहीं बनते हैं. दे आर नॉट रिप्लेस्ड. अगर इनमें कोई इंजरी होती है, इफ़ दे आर डेड, दे आर नॉट रिप्लेस्ड. तो हमारा जो ब्रेन है और जो हमारे नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल्स हैं, ये एम्ब्रियो जब बनता है, जब फीटस है, फीटस के जब बेबी आपकी फीटल फॉर्म में है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, जब उसमें नए सेल बन रहे हैं, तभी ये बनते हैं. वंस द चाइल्ड इज बोर्न दीज आर नेवर फॉर्म्ड अगेन. तो इसीलिए आपके ब्रेन का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए. देन लिवर सेल्स हैं, ये 1 या 2 साल में बनते हैं, तो लिवर का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए. लिवर को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो लिवर पे स्ट्रेस डाले, मतलब ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए. सरफेस स्किन सेल जो होते हैं हमारे, जो हमारे स्किन है, इस पे जो सरफेस पे जो सेल हैं, ये पूरे टाइम वी कॉन्स्टेंटली लूज देम, और ये नए सेल्स बनते रहते हैं. और ठीक है, अब हम जब स्किन का अपनी रब करते हैं तो वो जो निकलते हैं ना, वो डेड स्किन होती है, तो एक्चुअली दे आर डेड सेल्स. अब प्लांट्स में ये कह रहे हैं कि सेल्स जो ग्रोइंग टिप्स पे बनते हैं, जो मेरिस्टम्स पे बनते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो दे डिवाइड वेरी रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा. तो प्लांट्स में मेरिस्टम्स बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है. उसके बाद जो हमारे स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स हैं, जर्माइनल सेल्स हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ओवरी और टेस्टिस में, ये भी they undergo a special type of division which is known as meiosis, and they produce sex cells or the gametes produce करते हैं. अब इनका भी एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है. हर प्लांट का, हर एनिमल का, हर ऑर्गेनिज्म का एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जिसमें वो जो सेक्स सेल्स हैं या जर्म सेल्स हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज दे विल स्टॉप डिवाइडिंग. देन एक और चीज़ दे रखी है कि अगर अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप सेल साइकिल चल रही है, मतलब सेल साइकिल कहीं रुक ही नहीं रही, उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है, वो सेल्स जो हैं वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो गए, हमारे ब्रेन उनको कंट्रोल नहीं कर रहा उनकी डिवीजन को, तो क्या होगा कि वो सेल्स ऑटोमेटिकली डिवाइड होते जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू ट्यूमर्स. ट्यूमर क्या होते हैं? कोई भी अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जैसे हमारी कोई गांठ हो जाती है ना स्किन में, एक टिश्यू फॉर्मेशन हो गई टिश्यू स्किन में, दैट इज नोन एज अ ट्यूमर. नाउ दिस ट्यूमर इफ इट गेट्स इन्फेक्टेड बाय कैंसरस सेल्स, इट माइट बी कैंसरस, बहुत डेंजरस हो सकता है. और अगर ये नॉर्मल ट्यूमर है तो इट कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली. सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ. As children we grow because new cells are continuously being produced and they outnumber the dying cells. When we are adults, our cell population stays constant. The number of new cells produced equals the number of cells dying, and as we grow old, the number of new cells produced runs short of those that are dying. मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे बिल्कुल छोटा बेबी है, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है क्योंकि उसके नए सेल्स बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो डाइंग सेल्स हैं वो कम है. न्यू सेल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड आर मोर. जब हम एडल्ट हैं, एक मैच्योरिटी लेवल अटेन कर लिया है, तो हमारा जो नंबर ऑफ न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो सेल्स जो डाई हो रहे हैं उनका नंबर सेम रहता है, तो हम उतने के उतने रहते हैं. बस हमारी क्या होता है, जो वॉर्न आउट सेल्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं. लेकिन जब हम ओल्ड हो जाते हैं, एज वी ग्रो ओल्ड, तो द नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड आर लेस एज कम्पेयर टू द दोज विच आर डाइंग. तो दैट इज वाई आवर ग्रोथ स्टॉप्स, और उसमें हमारी जो वेरियस ऑर्गन्स हैं बॉडी का, हमारे थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है.